खैर, सप्ताहांत में मुझे ऑन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में लड़ रहे सैनिकों से मिलने का मौका मिला। हम जमीन पर थे, क्षमा करें, शनिवार को सेंटकॉम में लगभग आधे दिन के लिए अभियानगत सुरक्षा कारणों से, ताकि उन सैनिकों को निशाना न बनाया जाए, स्थानों और ठिकानों का नाम नहीं बताया जाएगा। बस इतना ही कहूंगा। यात्रा सम्मानजनक थी। मुझे गवाह बनने का मौका मिला और मैंने अमेरिका का बेहतरीन रूप देखा। मैंने योद्धाओं को देखा, पुरुषों और महिलाओं का एक भाईचारा, सभी सक्रिय सेवा, गार्ड और रिजर्व के योद्धा जो एक दूसरे के प्यार, साझा उद्देश्य और मिशन के प्रति प्रतिबद्धता में एकजुट थे। मैंने अद्भुत क्षमता देखी। मैंने एक प्राइवेट फर्स्ट क्लास को अफसरों से भरे कमरे में आत्मविश्वास से दुश्मन की मिसाइल का मार्ग बताते देखा। सब केंद्रित थे, कमरा पूरी तरह ध्यान मग्न था। 2 दुश्मन मिसाइलें सफलतापूर्वक मार गिराई गईं। मैंने वायुसेना और नौसेना के पायलटों से उड़ान पट्टी पर बात की, जो हर दिन ईरान के अंदर तक बम गिराते हैं और अपने अड्डे की रक्षा करते हुए ड्रोन भी मार गिराते हैं। कई लोग ईरान और तेहरान के आसमान से अभी लौटे थे। मैंने हेडसेट लगाया और कॉकपिट में एक क्रू से बात की जो हर दिन तैयार रहते थे। मैंने सरलता देखी, अमेरिकी सरलता। मैं उस युवा सेना अधिकारी से मिला जिसने दुश्मन की मिसाइलों को बेअसर करना सीखा, जिससे अनगिनत जानें बचीं। उनके कमांडर ने बताया कि ऑपरेशन केंद्र में खुशी के जयकारे गूंज उठे जब उनका नया तरीका पहली बार सफल हुआ। मैं वायुसेना के उस खुफिया विश्लेषक से मिला जो दुश्मन के ढलने से भी तेजी से लक्ष्य तैयार करता है। मैंने उसे अपना कार्ड दिया और जमीनी हकीकत से अवगत कराते रहने को कहा। मैंने उसके बॉस, एक बड़े दिल वाले कर्नल के साथ भी ऐसा ही किया, जिनकी मूंछें भी उतनी ही शानदार थीं। मैंने घातकता देखी। मैं एक जूनियर एयरमैन से मिला जब सूरज ढल रहा था और टारमैक पर ठंडक छा रही थी। जब उसे पूछा गया कि उसे क्या चाहिए, तो उसने शरारती मुस्कान के साथ मेरी ओर देखा और कहा, और बम सर, और बड़े बम। हम खुशी खुशी उसकी इच्छा पूरी करेंगे। मैं सेना की उस टारगेटिंग टीम से मिला जिसने ईरानी नौसेना के गौरव को डुबोया था। उनका ठिकाना डूबे दुश्मन जहाजों की तस्वीरों से पटा था और मैंने तत्परता देखी। हमारे उतरते ही कुछ ही मिनटों बाद एक और C-17 विमान उतरा। ये विमान के रुकते ही 30 सेकंड के अंदर जमीन पर एक टीम पहुंची और सामान चढ़ाया जाने लगा। युद्धकालीन गति। जमीन पर, हवा में, फ्लाइट लाइन पर और TOC में हर पुरुष और हर महिला से मैंने सुना, हमें सब कुछ तेजी से चाहिए, ज्यादा ऑपरेशनल टेम्पो, युद्धकालीन गति। यह भावना इराक और अफगानिस्तान के युद्धों में साल दर साल तैनात होने वाली उन इकाइयों के ठीक विपरीत थी जिनसे हम इतने परिचित हैं। उन युद्धों में हमेशा अगली तैनाती की बात होती थी। मिशन कब खत्म होगा या उसका असल मकसद क्या था, साल दर साल पता ही नहीं चलता था। एपिक फ्यूरी के साथ ऐसा नहीं। मैंने काम खत्म करने की, मिशन सफल करने की तत्परता देखी। अगले रोटेशन की परवाह किए बिना बस जीतने के लिए जितनी तेजी से हो सके आगे बढ़ रहे थे। मुझे सैनिकों का निरीक्षण करने का मौका मिला, अपनी आंखों से देखने का कि जो हम जानते हैं वह सच है। मैंने सभी रैंकों और सभी सेवाओं के लोगों से बात की। उनमें से किसी को भी हमारे आने की खबर नहीं थी। ये न तो पूर्वाभ्यास किया गया था और न ही स्क्रिप्टेड था। कभी घूमते थे। मैंने जो देखा वह प्रेरणा थी। यह पूर्ण मिशन पर ध्यान था। यह अमेरिकी योद्धा की अदम्य शक्ति थी। यह उस तरह की अमेरिकी युद्ध भावना थी जो एक दृढ़ शत्रु के खिलाफ स्पष्ट मिशन के साथ आती है। हमारे साथ उड़ान भरने वाले एक क्रू चीफ ने इसे बखूबी समझाया। उन्होंने कहा, सर, कुछ हफ्ते व्यस्त रहे, मुश्किल था, पर बुलाए जाने पर गर्व है। ये लड़ाई बहुत पहले ही होनी चाहिए थी। हमें बच्चों के लिए इसे सुलझाना होगा। हम जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। कृपया हमारी ओर से राष्ट्रपति को धन्यवाद दें। मैंने ये बात बार बार सुनी। मैंने हर युवा अमेरिकी से पूछा, आपको क्या चाहिए, और किसी ने बेहतर उपकरण नहीं कहा। किसी ने बेहतर सुविधाएं नहीं मांगी। किसी ने घर वापसी नहीं मांगी। हाँ, बेशक अंततः हम वो सब चाहते हैं, वे भी। लेकिन उन अमेरिकियों ने मुझसे जो कहा, यो युवा और वृद्ध अधिकारी और NCO, पुरुष और महिला, काले और गोरे, वह था, चलो मिशन पूरा करते हैं, हमें और भी ज्यादा बम दो, बड़े बम और लक्ष्य।
इसे खत्म करते हैं। दरअसल एडमिरल कूपर ने आज सुबह बताया कि 3 वायुसेना के कप्तान, जिन्हें हफ्तों पहले लड़ाई की शुरुआत में कुवैती मित्रवत गोलीबारी में मार गिराया गया था, उन्होंने कभी थिएटर नहीं छोड़ा। सभी ने कल रात तेहरान पर बम गिराए। ये लोग हर दिन ईरानी खतरे, आने वाली मिसाइलों और ड्रोन का सामना करते हैं और जानते हैं कि दुनिया कैसी होगी अगर ईरान के पास दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार, परमाणु हथियार हों। राष्ट्रपति ट्रंप ने सालों से कहा है कि ईरान के पास परमाणु बम नहीं होगा। ये सैनिक अपने बच्चों पोतों के लिए यह जंग खत्म करना चाहते हैं। यह इतिहास और विरासत की बात है। सफलता अहम है। इस राष्ट्रपति और इन अमेरिकियों की वजह से हम जीत के पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। राष्ट्रपति ट्रंप वह कर रहे हैं जो किसी और राष्ट्रपति में करने की हिम्मत नहीं थी। पिछले राष्ट्रपति सिर्फ बातें करते थे, वह सिर्फ कार्रवाई करते हैं। युद्ध के मैदान में राष्ट्रपति द्वारा हमें दी गई छूट के कारण अमेरिकी मारक क्षमता केवल बढ़ रही है, ईरान की घट रही है। हमारे पास अधिक से अधिक विकल्प हैं और उनके पास कम हैं। 1 महीना ही हुआ है, बस 1 महीना। शर्तें हमने तय की हैं। आने वाले दिन निर्णायक होंगे। ईरान ये जानता है और सैन्य रूप से वे कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, वे अभी भी कुछ मिसाइलें दागेंगे, लेकिन हम उन्हें मार गिराएंगे। गौरतलब है कि पिछले 24 घंटों में ईरान द्वारा दागी गई दुश्मन मिसाइलों और ड्रोनों की संख्या सबसे कम रही। वे छिपेंगे, पर हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। हमने हाल ही में उनका एक और कमांड बंकर तबाह किया। नेताओं को भागने पर मजबूर होना पड़ा। न पानी, न बिजली, न ऑक्सीजन, न कमांड और कंट्रोल। गुफाओं में उनका विश्वास कम होता जा रहा है। सेंटकॉम से मिली नवीनतम जानकारी स्पष्ट है। हमारे हमले ईरानी सेना का मनोबल गिरा रहे हैं, जिससे बड़े पैमाने पर पलायन, प्रमुख कर्मियों की कमी और वरिष्ठ अधिकारियों में हताशा बढ़ रही है। कल रात ही हमने अकेले 200 डायनामिक स्ट्राइक किए। डायनामिक स्ट्राइक वह हमला है जहां पायलट उड़ान भरता है और उड़ान के दौरान उसे वास्तविक समय की खुफिया जानकारी के आधार पर नया लक्ष्य मिलता है। नया लॉन्चर, नई जगह, नई सैन्य टुकड़ी। डायनामिक लक्ष्य वह है जो बेहतर खुफिया जानकारी के कारण हवा में रहते हुए बदलता है। पहले से तय लक्ष्यों के अलावा अकेले 200 डायनामिक स्ट्राइक। राष्ट्रपति ने कल रात इस्फहान का जो वीडियो पोस्ट किया था, एक गोला बारूद डिपो जिस पर अमेरिकी बम वर्षकों ने हमला किया था। आप जानते हैं, आपको ऐसे कई वीडियो देखने को नहीं मिलते, क्योंकि याद रहे, ईरान ने अभी भी अपनी 99.9% आबादी के लिए इंटरनेट बंद कर रखा है। लेकिन अगर ईरान समझदार है तो समझौता करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप न झांसा देते हैं, न पीछे हटते हैं। आप खामेनेई से पूछ सकते हैं। नए ईरानी शासन को अब तक यह पता होना चाहिए, यह नया शासन, क्योंकि सत्ता परिवर्तन हो चुका है, पिछले से ज्यादा समझदार होना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप एक समझौता करेंगे, वह तैयार हैं और समझौते की शर्तें उन्हें पता हैं। यदि ईरान तैयार नहीं है तो अमेरिकी युद्ध विभाग और भी तेजी से जारी रहेगा। आज सुबह इस ब्रीफिंग रूम में यहां खड़े होकर मन ही मन मैं उन समूहों को देख रहा हूं जिनसे मैं इस सप्ताहांत मिला था। पायलट, रसदकर्मी, खुफिया विश्लेषक, लक्ष्य साधक, सहायक, उड़ान दल, वायु रक्षक, बेस सुरक्षाकर्मी और वे रखरखाव कर्मी जिनके साथ हम सूर्यास्त के समय उड़ान पट्टी पर ठंडी हवा में चले थे। ईश्वर उन सब पर दिन रात अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। उनकी सर्वशक्तिमान और अनंत कृपा की बाहें उन पर फैली रहें, उनकी रक्षा करें और उन्हें शांति प्रदान करें। यीशु मसीह के नाम पर और आमीन। अध्यक्ष महोदय, अब आपकी बारी है। सचिव महोदय, सुप्रभात और यहाँ आने के लिए एक बार फिर धन्यवाद। अभियान जारी रहने पर मैं हमारी संयुक्त सेना के 2.8 मिलियन सदस्यों की सेवा और दृढ़ संकल्प के लिए हृदय से आभारी हूँ, जो स्वयं से भी बढ़कर किसी चीज़ की सेवा कर रहे हैं। हर दिन तैनात जवान और घर से भी आगे बढ़कर मदद करने वाले खुद को खतरे में डालते हैं और हम उनके बहुत आभारी हैं। मैं अपने उन शहीदों का विशेष रूप से आभारी हूं जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। हम उनके शौर्य और खुद से बढ़कर कुछ करने के उनके दृढ़ संकल्प को कभी नहीं भूलेंगे और हर दिन हम उनके दिए हुए को कमाते रहेंगे।
आज सुबह मैं साझा करना चाहता हूं कि कल संयुक्त बल को कर्नल क्लेरेंस एमिलबर्ट एंडरसन के अंतिम संस्कार में शामिल होने का सम्मान मिला, जिनका मई 2024 में 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। उन्हें कल सुबह आर्लिंगटन कब्रिस्तान में दफनाया गया अपनी 70 साल की पत्नी एलेनोर के साथ, जिनसे उन्होंने 23 फरवरी 1943 को शादी की थी। उनका 2015 में 22 साल की उम्र में निधन हो गया था। पर कल हमारी वायुसेना और लड़ाकू पायलटों के एक दिग्गज को F-35 और Harrier 5 और 4 P-51 मस्टैंग के संयुक्त फ्लाईबाई से सम्मानित किया गया। वह द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे सफल उड़ान इक्कों में से थे और अपनी स्क्वाड्रन समूह में 16.25 मार गिराने वाले सर्वाधिक P-51 इक्का थे। उन्होंने 1942 से 1975 तक सेवा की। उनका अंतिम युद्ध द्वारा उत्तरी वियतनाम पर F-1 सोर्शर थंडर चीफ उड़ाना था। कर्नल एंडरसन से मिलने वाले हर व्यक्ति को पता था कि वे कितने खास थे, और यही बात हमारे द्वितीय विश्व युद्ध के उन सभी दिग्गजों पर लागू होती है जो हर दिन कम होते जा रहे हैं। वे महानतम पीढ़ी हैं, और आज जब हम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चला रहे हैं तो वे हमें एक अद्भुत मिसाल देते हैं। और कर्नल एंडरसन, हम आपकी क्षति पर शोक मनाते हैं और उस मुस्कान को याद करते हैं जो आपके चेहरे पर थी जब आप हमारे राष्ट्र की सेवा के लिए निकले थे। मैं अब एक ऑपरेशनल अपडेट देना चाहूँगा। हमारी संयुक्त सेना सैन्य उद्देश्यों पर केंद्रित है। हम ईरान की शक्ति और सीमा पार स्थिरता को खतरे में डालने की क्षमता को व्यवस्थित रूप से कमज़ोर और नष्ट कर रहे हैं। सबसे पहले संयुक्त बल ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और यूएस क्षमताओं को नष्ट कर रहा है। हम उन लॉजिस्टिकल और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित व नष्ट करने पर केंद्रित हैं जो इन कार्यक्रमों को पोषित करती हैं, और ये हवा, भूमि, समुद्र, अंतरिक्ष और साइबर स्पेस से 24 घंटे संचालित एक सच्चा संयुक्त प्रयास है। अमेरिकी बमवर्षक सामरिक कमान हमारी संयुक्त सेना के लड़ाकू विमानों से समन्वय कर रहा है जो क्षेत्र और अमेरिकी ठिकानों से लॉन्च किए गए हैं, जबकि नौसेना के लड़ाकू विमान समुद्र से नाविक अपनी शक्ति का प्रदर्शन जारी रखते हैं, जबकि सेना और नौसैनिक तोपखाने दुश्मन के इलाके में महत्वपूर्ण ठिकानों पर लंबी दूरी की सटीक गोलाबारी करते रहते हैं। इस बीच रक्षा मोर्चे पर हमारी सेना और वायुसेना के जवान, जैसा सचिव ने कहा, सतर्क रहते हैं। वे हमारे बलों और सहयोगियों की रक्षा हेतु ढाल बनकर मिसाइलों व ड्रोनों को रोकते हैं। हम मिलकर ईरानी क्षेत्र के अंदरूनी हिस्सों में स्थित प्रमुख विनिर्माण केंद्रों, पुर्जों के गोदामों और अनुसंधान सुविधाओं पर लगातार सटीक हमले कर रहे हैं, और पिछले 30 दिनों में हमने 11,000 से अधिक ठिकानों पर हमला किया है। हवाई श्रेष्ठता में वृद्धि को देखते हुए हमने सफलतापूर्वक पहली ज़मीनी B-22 मिशनों का संचालन शुरू कर दिया है, जो हमें, जैसा कि हमने पहले कहा है, दुश्मन पर हावी होते रहने और जैसा कि सचिव ने बात की थी, युद्ध क्षेत्र के आसपास चलते फिरते लक्ष्यों को निशाना बनाते हुए अधिक से अधिक गतिशील लक्ष्यों की ओर बढ़ने की अनुमति देते हैं। हमने ईरान की मिसाइल, ड्रोन और नौसैनिक उत्पादन इकाइयों पर काम जारी रखा है, और जिस बहुक्षेत्रीय दबाव की हमने बात की थी उसे भी जारी रखे हुए हैं। दूसरा, नौसेना में हम ईरानी नौसेना पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं। हम उनकी बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमता और नौसैनिक संपत्तियों को निशाना बना रहे हैं, और अब, जैसा कि मैंने पिछली बार संक्षेप में बताया था, हमने हमलावर हेलीकॉप्टरों और अन्य करीबी हवाई सहायता संपत्तियों को नौसैनिक क्षेत्र में शामिल करना शुरू कर दिया है। सेंटकॉम नौसैनिक डिपो और भंडारण क्षेत्रों पर कार्रवाई जारी रखे हुए है, और हमने फिर से 150 से अधिक जहाज़ों को नष्ट कर दिया है, जिसमें उनकी नौसेना के सभी जमरान श्रेणी के फ्रिगेट शामिल हैं। तीसरा, हम अपने रक्षा औद्योगिक आधार के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चला रहे हैं। इसमें कारखाने, गोदाम, परमाणु हथियार अनुसंधान व विकास प्रयोगशालाएं और ईरान की युद्ध क्षमता बहाल करने हेतु आवश्यक संबंधित बुनियादी ढांचा शामिल है। मैं अपनी उस बात को जारी रखना चाहूँगा जिसमें अमेरिकियों के हमारे संयुक्त बल में अविश्वसनीय योगदान को उजागर किया गया है। आज मैं एक अलग मोर्चे पर बात करना चाहता हूं, जहां बंकर या चौकियां नहीं हैं, पर देश की सुरक्षा के लिए उतना ही अहम है हमारी राष्ट्रीय असेंबली लाइनें।
आज मैं उन अमेरिकियों को सम्मानित करना चाहता हूं जो हमारे राष्ट्र की युद्ध शक्ति की नींव हैं। वे अमेरिकी जो असल में हमारे हथियार बनाते हैं, हमारे रक्षा औद्योगिक आधार के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय औद्योगिक आधार के भीतर भी। हर सैन्य विकल्प में हम अपना काम नहीं कर पाते और न ही कर सकते हैं देश भर के उन पुरुषों और महिलाओं के बिना जो 24 घंटे फैक्ट्री, वर्कशॉप या प्रयोगशाला में काम करते हैं और उन हथियारों व क्षमताओं का निर्माण करते हैं जिनकी हमें अपनी पसंद के समय और स्थान पर अमेरिकी सैन्य शक्ति प्रदर्शित करने के लिए आवश्यकता है। ये महान अमेरिकी जिनसे मैं निजी क्षेत्र में रहते हुए मिला था, अमेरिकी युद्ध शक्ति का मूल है। वे उच्च तकनीकी CNC मशीनें चलाने वाले मैकेनिक हैं जो धातु के कच्चे ब्लॉकों को अविश्वसनीय रूप से सटीक पुर्जों में काटते हैं। वे असेंबली वर्कर हैं जो पुर्जों के किट से जटिल गाइडेंस सिस्टम, सटीक हथियार, रॉकेट मोटर या जेट पनडुब्बी बनाते हैं। या वे गुणवत्ता आश्वासन तकनीशियन हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि जब कोई सैनिक ट्रिगर दबाए तो हथियार हर बार काम करे। ये कठिन और चुनौतीपूर्ण काम है। ये कोई शांत दफ्तर या कागज़ों वाली मेज नहीं है और इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अमेरिकियों का ये समूह इसे ठीक ऐसा ही पसंद करता है। मैं ये जानता हूँ, मैंने इसे स्वयं देखा है और उस उपहार से मैं बहुत सम्मानित महसूस करता हूँ। यह अक्सर शोरगुल भरा और ख़तरनाक काम होता है, मांग भरा, जिसमें घंटों तक पूर्ण एकाग्रता और गहरी प्रतिबद्धता चाहिए ताकि हर बार इसे सही किया जा सके। यह सीधा काम है जहाँ एक भी गलती या चूक किसी अमेरिकी की जान खतरे में डाल सकती है। एक गलत तार वेल्ड में एक सूक्ष्म दोष या गलत कैलिब्रेटेड सेंसर मिशन की सफलता या विफलता तय कर सकता है। यह अंतर हमारे उन बेटे बेटियों के जीवन से मापा जाता है जिन्हें हम युद्ध भूमि में उतारते हैं। हम इन महान अमेरिकियों पर भरोसा करते हैं और यह सिर्फ उनकी उत्पादन क्षमता नहीं है, यह उनकी नवीन सोच और उद्यमशीलता की भावना है। उन लोगों से जो बेहतरीन क्षमताएं विकसित करते हैं। इस महान देश के कोने कोने में मौजूद छोटे छोटे मशीन शॉप्स तक वे अमेरिका की युद्ध क्षमता के मूल में और उसकी शुरुआत में हैं, लगातार अनुकूलन करते हुए, लगातार सुधार करते हुए, लगातार सीखते हुए। और इसके उदाहरण पूरे इतिहास में और आज भी मिलते हैं, जिसमें F-117 स्टील्थ फाइटर, B-2 स्टील्थ बॉम्बर जैसी चीज़ें बनाना शामिल है जो दुश्मन के लिए हमारी युद्ध क्षमता को अगोचर बनाती है, आज के B-21 और F-47 तक। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट और पूर्वोत्तर किनारे के शिपयार्ड का काम है जो अमेरिका की परमाणु पनडुब्बियां बनाते हैं, जिससे हम अपनी पसंद के समय और स्थान पर दुनिया भर में गश्त कर पाते हैं। ये नवप्रवर्तक, ये श्रमिक, ये अविश्वसनीय अमेरिकी रात में विमानवाहक पोत पर लौटने वाले लड़ाकू पायलट जैसी प्रसिद्धि नहीं पाते, या तोपची गोले दाग रहा हो और फिर भी वे दिखते हैं हर दिन। उनके बिना हम अपना सौंपा हुआ काम नहीं कर पाते। दिन रात वे हमारे व्यवसाय के लिए जरूरी औजार बनाते हैं। कौशल, प्रतिबद्धता, देशभक्ति और समर्पण जो हर युद्धक क्षमता और उपकरण में डाला गया है, उसे बल की सीमा पर देखा और महसूस किया जाता है, जैसा कि सचिव ने उन युवा बम निर्माताओं के बारे में बताया था जिन्हें उन्होंने रेगिस्तान में देखने का मौका मिला था। ये दिखता है, महसूस होता है और ये सच है और हम बहुत आभारी हैं। तो अमेरिकी कार्यबल को हमारे रक्षा और राष्ट्रीय औद्योगिक आधार में संयुक्त बल की ओर से धन्यवाद। हम आपके बनाए हथियार ले जाते हैं, हम आपके बनाए सिस्टम पर निर्भर करते हैं और उस फैक्ट्री फ्लोर और असेंबली लाइन से अग्रिम पंक्ति तक की दूरी अविश्वसनीय रूप से कम है। धन्यवाद। लगे रहो और हमारे विरोधियों को अमेरिकी कार्यबल से सावधान रहें। हम अपने सैन्य लक्ष्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। सचिव और मैं हमारी 28 लाख सदस्यों वाली संयुक्त सेना के जज्बे, दृढ़ता, प्रतिबद्धता और साहस से अत्यंत विनम्र महसूस करते हैं। मैं हमेशा की तरह सेना और उनके परिवारों को धन्यवाद देना चाहता हूं और हमेशा की तरह अपने शहीदों को याद करता हूं। हम उन्हें और उनके नामों को हर दिन अपने साथ रखते हैं। सर, मैं इसे वापस आपको सौंपता हूं। अध्यक्ष, धन्यवाद। 2 बातें। अध्यक्ष ने खुद कर्नल बर्ड एंडरसन के सम्मान में हाल ही में अपना F-16 उड़ाया।
रक्षा औद्योगिक आधार स्वतंत्रता के शस्त्रागार को उजागर करने के लिए धन्यवाद। ये उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में उस रक्षा औद्योगिक आधार का पुनर्निर्माण किसी और से अधिक तेजी और उद्देश्य से किया। अब हम स्वतंत्रता के शस्त्रागार का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। हमारा रक्षा औद्योगिक आधार आज द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से कहीं अधिक जीवंत है और तेजी से बढ़ रहा है। ये इसकी तुलना ईरान से करें, जिसका रक्षा औद्योगिक आधार लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुका है। वे जिन युद्ध हथियारों का उपयोग कर रहे हैं, जिन्हें भूमिगत ठिकानों में छिपाकर समय के साथ नष्ट कर रहे हैं, उन्हें फिर से बनाने की उनकी क्षमता नगण्य है। और मुझे लगता है कि ये विरोधाभास इसकी एक स्थायी विरासत भी है। आपके समय के लिए धन्यवाद। हमें संकेत मिले हैं कि अमेरिका हॉर्मुज़ जल संधि पर फिर नियंत्रण करेगा। तब हमारे सहयोगियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने, दुश्मनों को रोकने और क्षेत्र में अमेरिकी प्रभुत्व दर्शाने के लिए क्या सैन्य रणनीति अपनाई जाएगी? और क्या आप बता सकते हैं कि अमेरिका के शत्रु रूस, चीन, उत्तर कोरिया इस समय ईरान की सैन्य शक्ति को हथियारों और खुफिया मदद से कितना समर्थन दे रहे हैं? और हम दुश्मन गठबंधन को दंडित करने के लिए सैन्य रूप से क्या कर रहे हैं? आपके दोनों प्रश्नों पर राष्ट्रपति की व्यवस्था से हॉर्मुज़ जल संधि में आज पहले से ज्यादा जहाज है। राष्ट्रपति ने ईरान को स्पष्ट कर दिया है, व्यापार शुरू करो वरना हमारे पास विकल्प हैं, और निश्चित रूप से हैं। चेयरमैन ने नौसेना, उसके औद्योगिक आधार, तटीय क्रूज मिसाइलों, यूएवी, खदान रोधी क्षमताओं का जो विवरण दिया, हम शुरू से ही उन क्षमताओं को कमज़ोर करने, हराने और उनके विकल्प सीमित करने पर केंद्रित हैं। हम बहुत कुछ कर रहे हैं, कुछ ज्ञात है, कुछ अज्ञात है, ताकि स्थितियां तैयार की जा सकें। और मुझे लगता है कि राष्ट्रपति आज सुबह स्पष्ट थे, और ये सच है कि दुनिया भर में ऐसे देश हैं जिन्हें इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर भी आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना नहीं है। मेरी जानकारी में एक रॉयल नेवी होनी चाहिए थी जो ऐसे काम करने को तैयार हो। तो वह बता रहे हैं कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसका हम अधिकांश से बहुत कम उपयोग करते हैं। इसलिए दुनिया को ध्यान देना चाहिए और खड़े होने को तैयार रहना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वतंत्र दुनिया की ओर से ईरान के इस खतरे से निपटने की जिम्मेदारी उठाई है। ये सिर्फ हमारी आगे की चुनौती नहीं है, हालांकि हमने यह सुनिश्चित करने के लिए तैयारी का बड़ा हिस्सा किया है कि वह जलमरु मध्य खुला रहेगा, जिस पर राष्ट्रपति बहुत स्पष्ट रहे हैं। रूस और चीन की बात करें तो हम जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हमें सार्वजनिक रूप से यह सब बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहां ज़रूरी है हम इसे संबोधित कर रहे हैं, इसे कम कर रहे हैं या इसका सीधे सामना कर रहे हैं। कुछ और नहीं सर, हो गया। जल संधि में कब तक? धन्यवाद सचिव। डेविड जीर, अमेरिकाज वॉइस। और फिर मैंने पनडुब्बी निर्माताओं और लौह उद्योग में वह उत्साह देखा, यह अविश्वसनीय है। लेकिन मैं आपसे बस यह पूछना चाहता था कि हमारे सैनिकों की अतिरिक्त सुरक्षा के लिए मजबूत बंकरों की आपूर्ति की क्या स्थिति है, और ज़्यादा विस्तार में जाए बिना हम सेंचुरी और अन्य जैसे कुछ बड़े रणनीतिक विमानों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है युवराज से। मैं बताऊंगा कि मैंने जहां गया वहां बंकर के उपयोग और सुधार का एक पूर्णतः समर्पित अनुशासन देखा। शुरुआत से ही, जैसा हमने साफ कहा था, हमने सबसे पहले अपनी रक्षा स्थापित की और सुनिश्चित किया कि यह सब शुरू होने से पहले हमारी रक्षा क्षमताएं अधिकतम हों। इसमें यथासंभव किलेबंदी और फैलाव भी शामिल था। अगर हमारे सभी लोग एक जगह हों तो आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कितनी बड़ी समस्या है। तो फैलाव उस रक्षा का हिस्सा है। उस वितरण के साथ साथ और भी बंकर हैं, और मैं आपको बता सकता हूं, बेस कमांडरों, इजराइल में हमारे सहयोगियों और अन्य लोगों से बात करने पर इसे तेजी से तैनात करना और उन ठिकानों को बेहतर बनाना, इसमें कोई शक नहीं कि यह एक थिएटर प्राथमिकता है, जैसे कि हवाई सुरक्षा और बहुस्तरीय हवाई सुरक्षा भी। ये सिर्फ पैट्रियट और थार्ड नहीं है, ये लड़ाकू विमान और रक्षात्मक कैप हैं, ये अन्य काइनेटिक डिफीट सिस्टम है, ये इलेक्ट्रॉनिक युद्ध है। तो हमारे सैनिकों और संपत्तियों की सुरक्षा पूरी है। मैं उन अन्य संपत्तियों के बारे में कहूँगा, जैसे एयर विंग्स, एयर फ्रेम्स, जिनकी आपने बात की थी। कुछ चीज़ें हैं जो विरोधी जानकारी और खुफिया जानकारी देने के लिए कर रहे हैं, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। हमें इसकी जानकारी है और अंततः हम चीज़ों को बदलते रहते हैं। सेना में आप जो सबसे बड़ा सिद्धांत सीखते हैं वह है पैटर्न न बनाना, अनुमानित पैटर्न न बनाना, और इसलिए कमांडर उन प्रणालियों के साथ वास्तविक समय में समायोजन करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि वे सही जगहों पर हों और आसानी से निशाना न बन सकें। चलिए। धन्यवाद सचिव महोदय। अमेरिका और ईरान अभी सार्वजनिक रूप से असहमत दिख रहे हैं कि क्या ये बातचीत चल रही है, उसका सैन्य रणनीति पर क्या असर पड़ता है, क्या इसका कोई संबंध है,
और जनरल राष्ट्रपति ने कल लिखा था कि अमेरिका इस ऑपरेशन को ख़त्म करने से पहले ईरान के बिजली संयंत्रों और तेल कुओं को नष्ट कर सकता है। ये उनके शब्द हैं। क्या इनमें से कोई भी काम नागरिकों को गंभीर रूप से खतरे में डाले या नुकसान पहुंचाए बिना किया जा सकता है? तो बातचीत पर मैं बता सकता हूं, कल स्टीव जेरेड उपराष्ट्रपति और कई अन्य लोगों के साथ था। वे बहुत वास्तविक हैं, वे जारी सक्रिय हैं और मुझे लगता है कि वे मजबूत हो रहे हैं। हम इसकी सराहना करते हैं। जैसा मैंने कहा, हम समझौता करना ज्यादा पसंद करेंगे। अगर ईरान अपनी सामग्री और महत्वाकांक्षाएं छोड़ने को तैयार होता, इसे खोलता, बहुत अच्छा। यही लक्ष्य है। हमें जरूरत से ज्यादा सैन्य कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने यह बात हल्के में नहीं कही थी कि इस बीच हम बमों से बातचीत करेंगे। हमारा काम यह सुनिश्चित करना है कि हम ईरान को यह एहसास कराएं कि यह नया शासन, यह सत्ता में मौजूद शासन उस समझौते को करने पर बेहतर स्थिति में होगा और इसलिए हम जारी रखेंगे। हम मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन प्राथमिक प्रयास एक समझौता है। हम चाहते हैं कि वह समझौता अगर संभव हो तो पूरा हो, अगर नहीं तो हम जारी रखने के लिए तैयार हैं। सचिव जी, रसादा में क्या हुआ? हाँ। क्या सुबह बैठक थी? हाँ, प्रश्न के लिए धन्यवाद। हम उन बातों पर हमेशा सोचते हैं और सेना की सामान्य प्रथाओं के अनुसार उन जोखिमों को कम करने के लिए विकल्प बनाते हैं। तो धन्यवाद श्रीमान सचिव। ओह, मुझे पता है आपने इस पर थोड़ी बात की है, लेकिन हॉर्मुज़ जलद मरुमध्य पर क्या जलद मरुमध्य खोलना ऑन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का मुख्य उद्देश्य है या यह अन्य देशों का काम है? और दूसरी बात, आप जिन पर बात नहीं कर सकते उन पर टिप्पणी किए बिना उन अमेरिकियों के लिए आपका क्या संदेश है जो राष्ट्रपति से प्यार करते हैं और उन पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं, लेकिन बूट्स ऑन द ग्राउंड की इस धारणा को लेकर बहुत चिंतित हैं? खैर, सबसे पहले हॉर्मुज़ जल्द मरुमध्य पर इस मंच से पहले दिन से ही मुझसे लेकर सचिव रूबियो तक सभी के मुख्य उद्देश्य स्पष्ट रहे हैं। रक्षा, मिसाइल उत्पादन और मिसाइल कार्यक्रम, उनका पूरा मिसाइल कार्यक्रम, रक्षा औद्योगिक आधार, निर्माण क्षमता, नौसेना और शक्ति प्रदर्शन, ये सब, और सबसे अहम, ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होगा। ये बातें बहुत स्पष्ट रही हैं। नौसेना को हराना यह सुनिश्चित करने का मुख्य हिस्सा है कि वे ऐसी शक्ति का प्रदर्शन न कर सकें। लेकिन अंततः मुझे लगता है कि आज सुबह राष्ट्रपति ने जो बात कही वह इसे बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करती है कि हॉर्मुज़ जल्द मरुमध्य का यह मुद्दा, जिसके लिए हमने सफलता की शर्तें तय की हैं और हम सुनिश्चित करेंगे कि ईरान इसे बहुत स्पष्ट रूप से समझे, केवल संयुक्त राज्य अमेरिका की समस्या नहीं है। वो हम नेतृत्व करने को तैयार रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने हमेशा नेतृत्व किया है, लेकिन यह सिर्फ हम नहीं हैं। तो अंततः मेरा मानना है कि जब राष्ट्रपति बोलते हैं तो अन्य देशों को ध्यान देना चाहिए। उसने साबित किया है कि उसकी बातों में दम है और वो बता रहा है कि तुम्हें अपने लिए लड़ना सीखना होगा। हम में से कुछ लोग काफी समय से यही कह रहे हैं, आप सिर्फ झंडे नहीं रख सकते, आपको गठन चाहिए। सिर्फ कुछ जहाज नहीं, बदलाव लाने के लिए पर्याप्त शक्ति चाहिए। खतरनाक दुनिया में बढ़ते विरोधियों के साथ ये बातें मायने रखती हैं। इसीलिए चेयरमैन हमारे औद्योगिक आधार की बात कर रहे हैं। इसीलिए हम आर्सेनल ऑफ फ्रीडम टूर शुरू कर रहे हैं, अपने रक्षा औद्योगिक आधार को पुनर्जीवित करने के लिए। राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा कर रहे हैं जैसा किसी और ने नहीं किया। जहां तक ट्रंप और जमीन पर सैनिकों की बात है, मुझे समझ नहीं आता कि उनका आधार जो उनके पास पहले से है, उन्हें इस पर अमल करने की क्षमता पर विश्वास क्यों नहीं करेगा। शांति के लिए शक्ति का उपयोग करने अमेरिका फर्स्ट परिणामों का उनका रिकॉर्ड देखें। और वो बस यही कह रहे हैं, और ये बिल्कुल सच है। मैंने इस मंच से भी कहा है कि हम कोई विकल्प बंद नहीं करेंगे। आप युद्ध नहीं जीत सकते अगर दुश्मन को बता दें कि आप क्या करेंगे या क्या नहीं, जिसमें जमीन पर सेना उतारना भी शामिल है। हमारा दुश्मन सोचता है कि हम 15 अलग अलग तरीकों से उन पर हमला कर सकते हैं, और अंदाजा लगाओ क्या ऐसा है। तो अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम उन विकल्पों को अमेरिकी राष्ट्रपति और इस विभाग की ओर से लागू कर सकते थे, या शायद हमें उनका इस्तेमाल करना ही ना पड़े। शायद बातचीत काम करे या कोई और तरीका हो। इसमें अप्रत्याशित रहना ही मुख्य बात है। निश्चित रूप से किसी को यह ना बताएं कि आप क्या करने को तैयार हैं या नहीं, लेकिन अगर किसी ने इराक और अफगानिस्तान के सबक को आत्मसात किया है तो वह पहले व्यक्ति राष्ट्रपति ट्रंप हैं, जिन्होंने उन्हें उनके असली रूप में उजागर किया। वह उन सबकों को नहीं दोहराने वाले, और मुझे लगता है कि मैंने पोडियम से इस बारे में बहुत स्पष्ट बात की है। धन्यवाद सेक्रेटरी हेक्सेथ। आपके लिए एक सवाल और फिर जनरल कीन के लिए। आपने कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को 1 महीना हो गया है। लक्ष्य कब तक हासिल होंगे और क्या लक्ष्य पूरे होने से पहले कोई समझौता हो सकता है? और जनरल कीन के लिए, मीडिया में बहुत खबरें हैं कि ज़मीनी हमला आसन्न है। मध्य पूर्व में तैनात सैनिक और मरीन इस संघर्ष में और क्या भूमिका निभा सकते हैं?
खैर, पिछले सवाल की तरह यह सेना का बुनियादी नियम है। अपने दुश्मन को मत बताओ कि तुम क्या करोगे या कब रुकोगे, खासकर ऐसे दुश्मन को जो बंकरों में छिपकर मिसाइलें जमा करता है और तुम्हारे थकने का इंतजार करता है। तो यह ऐसा सवाल नहीं है जिसका मैं जवाब दूंगा या राष्ट्रपति ने निश्चित रूप से कहा है। हमारे अपने लक्ष्य, मार्गदर्शन और सैन्य उद्देश्य हैं जिनकी ओर हम बढ़ रहे हैं और जिन पर हम ध्यान देते हैं। और जैसा कि उन्होंने स्पष्ट किया है, आप जानते हैं, उन्होंने 4 से 6 हफ्ते, 6 से 8 हफ्ते, 3, हाँ कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन हम कभी भी ठीक नहीं बताएंगे कि यह क्या है, क्योंकि हमारा लक्ष्य उन उद्देश्यों को पूरा करना है और हम सही रास्ते पर हैं। अध्यक्ष और मैं इस पर हर दिन नजर रखते हैं। ये राष्ट्रपति का ही एकमात्र निर्णय होगा जब वे उद्देश्य पूरे हो जाएंगे और अमेरिकी लोगों के हित में होगा कि वह समझौता किया जाए ताकि ईरान के पास परमाणु क्षमता न हो और अंततः हमारे उद्देश्यों या हितों की पूर्ति हो। अध्यक्ष महोदय, क्या आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? नहीं रीगन, आपके प्रश्न के उत्तर में उन सेनाओं के सैन्य विकल्प बहुत व्यापक हैं, केवल ज़मीनी बलों तक सीमित नहीं जिनका आपने उल्लेख किया, और मैं राष्ट्रपति के निर्णय लेने का अधिकार कम नहीं करना चाहूँगा। लेकिन कई बातें हैं जिनमें से एक यह है कि ईरान को ध्यान देना चाहिए कि वे मौजूद हैं और दबाव का एक बिंदु है, इसलिए उन्हें कूटनीतिक स्तर पर अपने सामने की स्थिति पर ध्यान से विचार करना चाहिए। ये अध्यक्ष के रूप में मेरा काम नहीं। जेरी, ठीक है। श्रीमान सचिव, अमेरिकी सरकार और खुफिया एजेंसियों का कई सालों से आकलन रहा है कि ईरान अलकायदा के वरिष्ठ नेताओं, जिनमें वर्तमान अमीर सैफ अल-अदेल भी शामिल हैं, को पनाह दे रहा है। क्या अमेरिका का आकलन है कि वह अभी भी ईरान में है? क्या वह अफ़गानिस्तान भाग गया है? क्या वह टारगेट लिस्ट में है? और श्रीमान अध्यक्ष महोदय, सेंटकॉम के आंकड़ों और खुले स्रोतों के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान के दैनिक मिसाइल और ड्रोन हमले नाटकीय रूप से कम हुए हैं, लेकिन वे 0 पर नहीं हैं, और उन्होंने कम लेकिन स्थिर संख्या का एक स्तर बनाए रखा है। शायद हाल के दिनों में उनमें थोड़ी और गिरावट आई है। हम उसे 0 के करीब कैसे लाएं और ईरान की कमज़ोर लेकिन फिर भी बहुत वास्तविक क्षमता का वर्तमान और भविष्य के अभियानों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? मैं किसी खास लक्ष्य की बात नहीं करूंगा, बस इतना कहूंगा कि अलकायदा हमारा दुश्मन है, जाहिर है, और ईरान में हमारी लक्ष्य सूची में बहुत से लोग हैं, और अगर वे अलकायदा को पनाह दे रहे होते तो वे निश्चित रूप से उस सूची में शामिल होते। या बस संक्षेप में उनके मोबाइल लक्ष्य जिनकी हम सेवा करते हैं, जैसा सचिव ने कहा, कल रात के 200 हमले, उसे कम करने का एक तरीका है। दूसरा और अधिक दीर्घकालिक प्रभाव यह है कि हम उनके रक्षा उद्योग पर बड़े पैमाने पर हमले कर रहे हैं, जिससे वे बाद में फिर से हथियार नहीं भर पाएंगे। इसलिए हम गिरावट का रुझान देखते रहते हैं। वे अभी भी गोलीबारी कर रहे हैं और हम उस प्रणाली के दोनों किनारों पर महत्वपूर्ण दबाव डालना जारी रखते हैं। मिस्टर सेक्रेटरी, सवाल के लिए धन्यवाद। क्या आप अब भी मानते हैं कि ईरानी नेतृत्व आत्मसमर्पण करेगा, जैसा आपने पहले कहा था? और क्या अमेरिका नाटो की सामूहिक रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है? और चेयरमैन केन, यदि राष्ट्रपति आदेश दें तो विलवणीकरण संयंत्रों पर हमला करने की वैधता पर आपकी क्या राय है? मैं बस यही कहूंगा कि कोई भी मिशन जो हमारी शर्तों पर खत्म होता है, उसे आत्मसमर्पण कहो, हार कहो, जो चाहो कहो, हम एक ऐसे संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध हैं जो हमारी और राष्ट्रपति की शर्तों पर समाप्त होता है। इसमें कोई शक नहीं। और जहां तक नाटो का सवाल है, ये फैसला राष्ट्रपति पर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन मैं बस इतना कहूंगा, बहुत कुछ सामने आ गया है। दुनिया को दिखाया गया है कि हमारे सहयोगी अमेरिका के लिए क्या करेंगे जब हम स्वतंत्र दुनिया के लिए इतना बड़ा प्रयास करते हैं। ये ऐसी मिसाइलें हैं जो अमेरिका तक नहीं पहुंचती, वे सहयोगियों और अन्य देशों तक पहुंचती हैं। और फिर भी जब हम अतिरिक्त सहायता या साधारण पहुंच, बेसिंग और ओवरफ्लाइट के लिए कहते हैं तो हमें सवाल, बाधाएं या हिचकिचाहट मिलती है। राष्ट्रपति बता रहे हैं कि आपका गठबंधन तब तक मजबूत नहीं जब देश जरूरत पर साथ न दें। वह बस यही कह रहे हैं और अंततः उनका फैसला होगा कि ये कैसा दिखेगा।
उम्मा मैं किसी खास लक्ष्य पर बात नहीं करूंगा। ये जिलियन के सवाल से जुड़ा है जिसका मैंने शायद पूरा जवाब नहीं दिया। लेकिन संयुक्त बल दुनिया की सबसे पेशेवर सेना है। हमारे पास कई प्रक्रियाएं और प्रणालियां हैं जो किसी भी लक्ष्य के नागरिक और कानूनी पहलुओं पर सावधानी से विचार करती हैं। जैसे ही लक्ष्य सामने आते हैं हम उन्हें हमेशा की तरह उसी प्रक्रिया से गुजारते हैं और अपनी सामान्य प्रक्रियाओं के अनुसार वैध लक्ष्यों पर हमला करते हैं। अध्यक्ष केन, क्या आप दुश्मन लड़ाकों पर कोई दया न रखने से सहमत हैं, जैसा हेडसेट ने कहा? आप ही मेरे लिए धन्यवाद सर। फ्रैंक नहीं। धन्यवाद श्रीमान सचिव, मैं इसकी सराहना करता हूं। रविवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान का पहला शासन पूरी तरह नष्ट हो गया था और दूसरा लगभग मर चुका है और तीसरा शासन जिस पर हम अभी हैं वह बातचीत में कहीं अधिक उचित रहा है। क्या आप इस आकलन से सहमत हैं और क्यों? मैं इसे वहां की वार्ता टीम पर छोड़ता हूं। वे ही उनसे बात कर रहे हैं और शर्तों पर विचार विमर्श चल रहा है जो एक सकारात्मक प्रगति है। हम अपनी वार्ता टीम के साथ हैं, उन्हें और भी बेहतर स्थिति में लाने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.